Hello everyone, welcome back to our channel College Tutor. I hope you are enjoying all our income tax videos. अगर आपने हमारी वीडियोस पहले नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए ताकि आप ये वीडियो अच्छे से समझ पाएँ। हमने एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पहले से ही पढ़ा है। हमने ये जाना था कि एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको इसका मतलब समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एग्जेम्प्टेड इनकम्स होती हैं वो 3 कैटेगरीज में बांटी जाएंगी। पहली कैटेगरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फुली एग्जेम्प्टेड इनकम्स की, जो आती है सेक्शन 10 के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वंस ही जो है लिस्ट करे हैं। आपको और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग बुक्स में, बहुत सारी साइट्स में आपको पूरी लिस्ट मिल सकती है, बट यहाँ पर क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बीकॉम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है जिन्हें, वो मैंने लिस्ट करे हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले फुली एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10(1) इन आवर प्रीवियस वीडियो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दोस वीडियोज फर्स्ट। Then second is sum received from HUF. This comes under section 10(2). Now section 10(2) says कि जो हमारा HUF होता है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी कोई ना कोई फैमिली इनकम होती होगी। तो जो फैमिली इनकम होगी जब वो कोई भी मेंबर को दी जाएगी, किसी भी HUF के मेंबर को दी जाएगी एज अ पेमेंट, किसी भी तरीके से अगर HUF मेंबर को दी जा रही है तो वो उसकी इनकम में एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है, यानी कि उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड नहीं करें। ऐसे ही हो सकता है कि अगर फैमिली इनकम की ना बात करते हुए हम किसी एस्टेट की बात करें, एक ऐसा एस्टेट जिसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे, यानी कि हम उसको इम्पार्टेबल कहते हैं। सो ऐसी कोई इम्पार्टेबल एस्टेट है, वो भी अगर हम HUF मेंबर को दे रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। ध्यान रखिएगा कि एक वो HUF मेंबर ही होना चाहिए, कोई और पार्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, HUF मेंबर की बात हो रही है। देन हमारा थर्ड पॉइंट कहता है ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस। यहाँ पर ट्रैवल कंसेशन की बात की गई है कि जब आपको ये सेक्शन 10(5) के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर ट्रैवल करने को आपको कुछ असिस्टेंस मिलती है कि आप जाएं, ट्रैवल करें। ट्रैवल करने की एक तो कंडीशंस हैं, एक दो चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहली तो ये है कि ये सारे एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो फॉरेन एम्प्लॉय हो, ये अवेलेबल है सारे एम्प्लॉयज़ को। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जो ट्रैवल है वो 2 जर्नीज़ अलाउड होती हैं। 2 जर्नीज़ अलाउड होती हैं इन द टाइम स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। तीसरी चीज़ आपको यहाँ ये समझनी है कि जर्नी का जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर की होगा, जितनी जो भी आपने जर्नी की है उसका जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उतनी ही आपकी एग्जेम्पशन होगी, उतनी ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने कोई जर्नी नहीं ली, ठीक है, कोई जर्नी आपने नहीं की, यानी कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, इसका मतलब कि कोई एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स ये बात है कि जब हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही हमारा एग्जेम्पशन है तो कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं क्योंकि हम कोई जर्नी पे गए ही नहीं, तो एग्जेम्पशन भी कैसे ही मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना। देन वी हैव अलाउंसेस एंड पर्पसेस फॉर फॉरेन सर्विसेज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई सर्विस, कोई फॉरेन सर्विसेज ले रहा है, वो एज अ अलाउंस और पर्पसिस्ट। अब पर्पसिस्ट होते क्या हैं ये हम समझेंगे जब हम सैलरी हेड करेंगे, ठीक है, इसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कोई भी फॉरेन सर्विसेज ले रहे हैं एज अलाउंस फ्रॉम फॉरेन सर्विसेज, then that would be exempt. So these three, the first three are the most important till now. Let's come to the next one, which is death cum retirement gratuity. This is very very important and it is one of the repeated questions in competitive exams, especially if you are preparing for NET UGC. So death cum retirement gratuity comes under section 10(10). So first of all you need to remember the section. Then second thing, that what is gratuity? Basically when any sum of money received by a person on his retirement or in case of his death, कुछ भी अमाउंट उनको रिसीव होता है, वो अमाउंट कितना एग्जेम्प्ट होगा उसकी बात ये सेक्शन बताता है। अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो अदर केसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें देखनी है। तो हमें ये देखनी है कि क्या वो ग्रेच्युटी जो वो पर्सन ले रहा है, क्या वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट, या फिर कवर्ड नहीं है। मज़ेदार की बात तो ये है
कि दोनों ही केस में जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो अप टू 20 lakhs होती है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 1010 है वो ग्रेचुइटी का है। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं तो सेक्शन 1010(1) आ जाता है। अगर कवर्ड की बात कर रहे हैं तो 1010(1) आ जाए, 1010(2) आ जाएगा। और अगर नॉट कवर्ड है वो एम्प्लॉय तो 1010(3) के अंदर हम इसको रीड कर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। देन वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। नाउ दिस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन वी विल डिस्कस दिस लेटर। It's an important point. It needs your full attention. So let me skip this point for this video. Then 9th point is encashment of earned leave. This point will also learn in the salary head. So let me just skip this point as well. So these 2 points we will be doing it later because it's very important. So I have to make this one video, for one whole video for these. The next one is retrenchment compensation to workers. This comes under section 10(10)(b). Now you have already heard this somewhere कि जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है किसी कंपनी में या कोई भी अदर केसेस मैं क्यों कह रही हूँ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि एम्प्लॉई ने कुछ गलत काम करा है। कोई ऐसे कुछ केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को हटाना पड़ता है, ठीक है, उसकी जॉब लेनी पड़ती है, नॉट एज अ पनिशमेंट बट अदर सम केसेस, अदर सम सिचुएशंस अराइज। तो जहाँ पर एम्प्लॉय को निकाला जाता है, या हम कह सकते हैं रिट्रेंचमेंट का आप मतलब समझ सकते हैं जैसे कि छटनी करते हैं, ठीक है, छटनी करते हैं कि हम लोग निकाल रहे हैं कुछ लोगों को कंपनी से, तो उनको कुछ कंपनसेशन दी जाती है ताकि थोड़े टाइम तक, जब तक उनको जॉब नहीं मिलती है, जैसा भी सिचुएशन है, तब तक उनको हेल्प हो पाए। तो यहाँ पर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो भी मिलती है वो भी हमारी एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(10)(b) के अंडर। Then the most important point 11 HRA. This we will discuss in the salary head. So we'll do it in salary head क्योंकि ये भी अभी आपको सिर्फ इसका सेक्शन याद रखना है और ये याद रखना है कि ये एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। सेक्शन भी बहुत बार पूछा गया है। Then interest on certain government securities and deposits section 1050. तो कहीं कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, अगर जैसे कि कोई भी बॉन्ड्स हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट है। अब हम हमारे एग्जेम्प्टेड इनकम का जो बी पॉइंट है, यानी कि अभी हम ये फुल एग्जेम्प्टेड में ही बी पॉइंट पढ़ रहे हैं। सो फुल एग्जेम्प्टेड में इनकम्स एक्यूरिंग टू सर्टेन अथॉरिटी, अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, वो था हमारा इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पर हमने इंडिविजुअल की बात करी थी कि अगर इंडिविजुअल के हैंड्स में ये इनकम्स एग्जेम्प्ट हो। अब हम बात कर रहे हैं कुछ सर्टेन अथॉरिटीज़ की, जैसे कि लोकल अथॉरिटी। इनकी सेक्शन आप देखेंगे तो लर्न करने में काफ़ी ईजी है क्योंकि हमें ये तो पता है कि फुली एग्जेम्प्टेड सेक्शन 10 के अंदर आता है, तो ये सारे ही 10 के अंदर तो आएंगे, ये तो आपने पहले भी देख लिया। यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक 20 है, 20A है, देन 21 है, 22 है। अगर आप लाइन वाइज याद करेंगे तो आपको ईजी रहेगा लर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पार्ट लर्निंग का है, जो सेक्शंस इस वीडियो में लर्न करने हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, इनकी इनकम जो होती है वो भी एग्जेम्प्ट। इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि वो इंडस्ट्री या वो मैन्युफैक्चर जो खादी में डील कर रहा है, या तो वो सेल कर रहा है या वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कोई भी इंडस्ट्री में जो खादी से रिलेटेड है स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर इसका स्पेशल एग्जाम्पशन दिया गया है, उनको एग्जेम्प्ट है उनकी इनकम 1023 के बी के अंडर। देन अगर आप इसको ऐसे लर्न करना चाहें कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़्यादातर काम कर रही हैं वेलफेयर के ऊपर, यानी कि प्रॉफिट उनका एक मेन गोल नहीं होता, लेकिन लोगों का वेलफेयर करना, उनको सही दाम में कोई चीज़ देना, या फिर उनको कुछ क्वालिटी स्किल्स प्रोवाइड करना, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आप याद कर सकते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो सर्टेन अथॉरिटी की जो इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट होती है। देन इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट, अब सी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं फुल एग्जेम्प्टेड इनकम का। नॉन सिटीजन सेक्शन 10(6) के अंदर आता है। आप ये सिर्फ 3 पॉइंट्स अगर लर्न कर लें इनके सेक्शन, तो आपका फुली नॉन सिटीजन का इनकम कवर हो जाएगा। तो ये 3 ऐसी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ पर रेम्यूनरेशन रिसीव बाय स्पेसिफाइड डिप्लोमैट्स, यानी कि आपने देखे होंगे जो एम्बेसी में काम करते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि अगर फ्रांस की एम्बेसी है, जर्मनी की एम्बेसी है, तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं वो इंडिया के तो सिटीजन नहीं होते, वो नॉन सिटीजन होते हैं, तो उनको जो भी रेम्यूनरेशन दी जाएगी वो उनकी इनकम में एग्जेम्प्ट, ठीक है।
अब नॉन रेजिडेंट है, इसमें ऑफिशियल्स हम इनको बोलते हैं कि ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो अगर मैं आपको हेड बोलूँ कि ये ऑफिशियल्स होते हैं जिनके अंदर आप अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं, कोई एम्बेसी का काम कर रहा है, कोई कुछ और सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जो नॉन सिटीजन है इंडिया के, तो वो ऑफिशियल्स को भी रेमुनरेशन एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(6)(2) के अंदर। देन सेक्शन 10(6)(6) की बात करते हैं। यहाँ पर फॉरेन एंटरप्राइजेस यानी कि कोई ऐसा फॉरेन एम्प्लॉई जो फॉरेन कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, फॉरेन कंपनी में काम कर रहा है और वो सर्विसेज कहाँ दे रहा है, इंडिया में, ठीक है, सर्विसेज कहाँ दे रहा है, इंडिया में। अब यहाँ पर जो सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से हम देखते हैं कि वो कितनी देर रहा है इंडिया, स्टेड इन इंडिया कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखनी पड़ती है कि इंडिया में कितना वो स्टे रहे हैं, उस हिसाब से उनकी जितनी रेम्यूनरेशन होती है वो एग्जेम्प्ट की जाती है। देन सेक्शन 10(6)(7) की बात करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉरेन शिप की बात कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट है, फॉरेन शिप में एम्प्लॉय हो रखा है, तो यहाँ पर सेम ही केस हम मान रहे हैं कि एक नॉन सिटीजन है जो कि एक फॉरेन शिप में उनका एम्प्लॉयमेंट हो रखा है। जब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि फॉरेन शिप में इंडिया में उन्होंने कितनी सर्विसेज दी हैं, ठीक है, इंडिया में कितनी सर्विसेज दी हैं, और इसके लिए हमें एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, यानी कि वही तभी एग्जेम्प्ट होगा जब उनका जो स्टे है इंडिया में वो डज नॉट एक्सीड 90 डेज इन एग्रीगेट। टोटल 90 डेज नहीं एक्सीड करना चाहिए। अब एग्रीगेट कैसे चेक करेंगे, इन अ ईयर, ठीक है, एक सिंगल ईयर में कैसे 90 डेज को कंप्लीट कर रहे हैं, उनसे एक्सीड नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उनकी जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम इनकम टैक्स। देन इनकम्स इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्टेन इंटरेस्ट रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडियन सिटीजन, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, तो इंडियन सिटीजन है लेकिन नॉन रेजिडेंट है, तो कुछ इंटरेस्ट रिसीव वो कर रहे हैं सेक्शन 10(4) के अंदर। यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे 10(4)(1) एंड 10(4)(2। सो 10(4)(1) में हो सकता है कि यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट है उन्होंने किसी सिक्योरिटी में, कोई सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्ट किया होगा या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी और बॉन्ड से उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, याद रखिएगा ये नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं, यानी कि गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, तो नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड से अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 10(4)(1) के अंदर। और सेक्शन 10(4)(2) में क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई भी इनकम आ रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कैसे आ रहा है वो इंटरेस्ट, वो आ रहा है कि जो हमारा नॉन रेजिडेंट है उसका हमारे इंडिया में एक एक्सटर्नल अकाउंट है, यानी कि बैंक में अकाउंट है, और उस बैंक में जो भी पैसा होगा वहाँ उस पर इंटरेस्ट वो मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पर एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो अकाउंट होता है इंडिया में, जो एनआर का अकाउंट होता है, वो फेमा एक्ट 1919 के हिसाब से होता है। फेमा एक्ट 1919 जस्ट मेंशन है, फेमा एक्ट 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका अकाउंट होता है एनआर का, ठीक है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। देन रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन कनेक्शन विद शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन इंडिया, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट आप याद रखिएगा। देन फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव बाय अ फॉरेन कंपनी, तो अगर फॉरेन कंपनी को कोई टेक्निकल सर्विसेज रिसीव हो रही है, उसकी हमने फ़ी पे करी है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। ये आप रीड के लिए रख सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फर्स्ट है। देन टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई टैक्स पे किया जा रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, सेक्शन 10(6)(b) के अंदर आता है। देन इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज, तो उनका भी एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10(6)(c) के अंदर। देन कुछ और भी ऐसी इनकम्स हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे कि अलाउंसेस टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी भी एग्जेम्प्ट होगी। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, ये एग्जेम्प्ट होगी। देन इनकम ऑफ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब, वो भी सेक्शन 10(26) में एग्जेम्प्ट होगी, तो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी बाय एजेंट्स, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको आगे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी ओवरऑल बताऊँ तो अगर आप कोई भी लॉटरी विन करते हैं, आपको याद होगा हमने कैजुअल इनकम करी थी, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कैजुअल इनकम नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट्स, ये भी 10(28) में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला पॉइंट हम आगे डीप में पढ़ेंगे। देन इनकम ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इन फ्री ट्रेड जोन्स एंड
सेक्शन 10B एस्टैब्लिशमेंट 100% ऑफ EOU, 100% ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स या यूनिट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसे यूनिट्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं जिनका पर्पस होता है कि वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे, तो उनकी जो इनकम होती है वो भी एग्जेम्प्ट होती है, उस पर भी टैक्स नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि यहाँ पर इंडिया या कोई भी कंट्री चाहेगी ना कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज कमा सके। तो ये अंडरटेकिंग्स, ये फ्री ट्रेड जोन्स इन्हीं के लिए बनते हैं ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, ताकि प्रोत्साहन मिले उस कंट्री को, उन लोगों को जो एक्सपोर्ट कर। ठीक है, सो ये एग्जेम्प्टेड इनकम्स कुछ मिसलेनियस, कुछ फ्री ट्रेड जोन और हमारी EOU की थी। सो 10A और 10B इंपॉर्टेंट है। देन हमारा सेकंड कैटेगरी है पार्शियल एग्जेम्प्टेड इनकम सेक्शन 86 के अंदर। तो इसमें दो ही पॉइंट्स हैं, शेयर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फर्म, तो कोई ऐसी फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं है उसका कोई शेयर आपको मिल रहा है तो वो भी पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, उनका भी शेयर जो है वो पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है। नाउ दिस कैटेगरी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनकम ऑफ द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो चैरिटेबल और जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं उनकी जो इनकम होगी वो सेक्शन 11, 12 और 13 के अंडर एग्जाम्प्ट होगी, और पॉलिटिकल पार्टी की सेक्शन 13A के अंदर। ये एक कंसेप्ट चेक है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ट्राई इट ऑन योर ओन, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स को मैच कर पाएँ और आपने कहाँ गलती की है वो समझ। सो प्लीज़ डू इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट हमें बताइए, हमें फीडबैक दीजिए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में डिफिकल्टी आ रही है और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।